नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल मैं अपने वीडियोस पे कमेंट देख रहा था और किसी ने कमेंट किया है कि आपके वीडियो देख के लगता है कि बस लेबनान एकदम जीत गया, ईरान बिल्कुल जीत गया, जबकि दूसरी जगहों पर देखकर लगता है कि इजराइल लगातार जीतता जा रहा है। देखिए, ना मैं किसी के जीतने की बात करता हूं, ना मैं किसी के हारने की बात करता हूं। मैं वो बताता हूं जो बाकी चैनल्स नहीं बताते हैं, क्योंकि एक, उनके पास रिसर्च करने के लिए शायद इतना साधन नहीं है कि दुनिया भर के अखबारों को वो टटोल सकें, और दो, वो भी गोदी मीडिया की तरह काफी काम करते हैं जिसमें एक तरफ की ही कहानी बताई जाती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिकन अखबारों की है। जानबूझकर मैंने अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के अखबार लिए हैं, राइटर्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इस तरह के अखबारों की कटिंग्स जो है, स्क्रीनशॉट जो है, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इजराइल ने अटैक किया और हिजबुल्लाह ने काउंटर अटैक किया। ये वो हकीकत है जो सारे लोग आपसे छुपाना चाहते हैं। जो एक तरफा आपको यह बताए कि सिर्फ लेबनान अटैक कर रहा है, इजराइल का नुकसान हो रहा है, वो भी गलत है। जो आपको यह बताए कि इजराइल अटैक कर रहा है और केवल लेबनान का नुकसान हो रहा है, वो भी पूरी तरह से गलत है। इसीलिए दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह कि एक महीने पहले की खबर मैं आपको यह दिखा देता हूं, जहां अमेरिकी अखबारों ने ही एनालिसिस करके बताया था कि 2006 में इजराइल लेबनान से जीत नहीं पाया था और इस बार भी जीतना बहुत मुश्किल है। यह एक महीने पुरानी बात है। इसके अलावा 20 रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूं जो इजराइल के लोगों ने ही बनाई हैं, और लिखा है कि लेबनान से जो लड़ाई होगी, हिजबुल्लाह से जो लड़ाई होगी, वो इजराइल के अपने वजूद के लिए खतरा हो सकती है। यह मैं आपको पता नहीं कितनी बार अलग अलग तरीके से दिखा चुका हूं। दूसरी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि इजराइल और लेबनान, हमास, इन दोनों में फर्क क्या है। इजराइल का निशाना ही होते हैं रिहायशी इलाके। कल की मैं बात बताऊं, इजराइल ने साउथ बेरूत में हमला किया, रिहायशी मकान पर, एक बड़े रिहायशी मकान पर हमला किया, पूरे मकान को नेस्तनाबूद कर दिया, तो 23 लोग मारे गए। जबकि हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया एक आर्मी बेस को, तो जो मारे गए वो सिर्फ 2 लोग मारे गए, लेकिन निशाने दोनों तरफ से लगे, उधर से भी निशाने लगे और इधर से भी लगे। और केवल इंसानों के मरने के नंबर्स के आधार पे आप देखेंगे तो 2006 में भी लेबनान के काफी लोग मारे गए थे, लेकिन हार जो हुई थी वो इजराइल की हुई थी। ऐसे ही हमास के साथ जो लड़ाई चल रही है, मैं बार बार कहता हूं कि गजा को, रफा को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। जबालिया कैंप हो, नुसरत कैंप हो, जो भी कैंप हो, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत यह है कि हमास को खत्म करने का जो सपना नेतन्याहू ने देखा था, वो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। अभी कल की यह न्यूज है, और यह भी इजराइल के अखबार की न्यूज है, और इसमें भी वहां के आर्मी कमांडर कह रहे हैं कि गजा में हमारे 4 लोग मारे गए हैं। यानी गजा में लगातार उनके भी लोग मारे जा रहे हैं, जबकि आपको मैंने कल बताया था कि परसों वहां 5 लोग मारे गए हैं। तो रोज 2-4 लोगों के वहां मरने की खबरें आ रही हैं, और यह खबरें यहां तक हैं कि इजराइल के अपने अखबार इस खबर को छाप चुके हैं कि वहां पर सैनिकों की कमी पड़ रही है। जो रिजर्विस्ट हैं, जो रेगुलर सैनिक नहीं है लेकिन जिनको रखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर आए और लड़े, वो सेना में आने से और लड़ने से इंकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा है यह लड़ाई कब तक चलेगी। चलिए और एग्जाम्पल दे देता हूं। यह हाइफा का एक आपको न्यूज मैं दे रहा हूं। इस न्यूज में जो हाइफा के मेयर हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हाइफा स्टैंड स्टिल पर है। मतलब हाइफा में कोई गतिविधि नहीं हो पा रही है, हाइफा में कोई कारोबार नहीं हो पा रहा है, हाइफा में सब कुछ रुका हुआ है। अब नक्शे में आप हाइफा को अगर देखेंगे या गूगल पर हाइफा लिख के सर्च करेंगे, तो आपके समझ में आएगा हाइफा का क्या इंपॉर्टेंस है इजराइल के लिए। ये इसका नॉर्थ में पोर्ट है, समंदर के किनारे है, और यहां से ही इजराइल का लगभग सारा बिजनेस होता है। अब अगर यह पोर्ट पूरी तरह से स्टैंड स्टिल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इजराइल के बिजनेस पर जबरदस्त असर पड़ा है। इसका एक और मतलब यह है कि नॉर्दर्न इजराइल को नॉर्मल करने की जिस कोशिश में इजराइल आया था, आज 46 दिन हो गए, लेकिन आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यह तो मैंने बताया ही है कि इजराइल के अखबारों ने कवर किया है कि 45 दिन और 50,000 की सेना के बावजूद वो लेबनान का एक भी गांव कब्जा नहीं कर पाए।
अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो कैसे यह मान लिया जाए कि हिजबुल्लाह लगातार हारता जा रहा है? हिजबुल्लाह की हार का मतलब क्या होता? हिजबुल्लाह की हार का मतलब होता कि अभी तक इजराइल के सैनिक बेरूत में पहुंच गए होते, हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने खत्म कर दिए गए होते और बेरूत में इजराइल का झंडा लहरा रहा होता। क्या इनमें से कोई भी चीज हो रही है? आप छोड़िए लेबनान के अखबार को, आप छोड़िए अल मायदीन को, आप छोड़िए इरना को, सबको छोड़ दीजिए। आप जरा जेरूसलम पोस्ट, हारीज या फिर टाइम्स ऑफ इजराइल या चैनल 12, कोई भी इजराइल का अखबार उठाकर देखिए, इजराइल की वेबसाइट, इजराइल का टीवी चैनल उठाकर देखिए। अगर कोई भी यह बता रहा हो कि इजराइल की आर्मी बेरूत पहुंच चुकी है, तब तो आप यह मानिए कि जीत हो गई है, वरना आप यह समझिए कि सारे के सारे आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि 45 दिन और 50,000 सैनिकों के बावजूद हम एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लोग लगातार मारे जा रहे हैं। ये आज की हकीकत है और इस हकीकत को कहने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। वो हो सकता है कि हमारे पास औरों से बेहतर हो, इसलिए हम इसको कह पा रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दुनिया भर के अखबारों को खंगालने के बाद और उसके बाद मिडिल ईस्ट के जो दूसरे अखबार हैं, चाहे वो अल मायदीन हो, चाहे वो टर्की का अखबार हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट मॉनिटर हो या अल अरबिया हो या अल जजीरा हो, इन सारों को खंगालने के बाद जो उनमें न्यूज आती है, उन न्यूज को सामने लाकर हम सारी बातें करते हैं। मैं जो कुछ कहता हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और उसके सबूत पेश करता हूं। अब आज की खबर है कि हूथी ने अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। क्रेडल की यह न्यूज आप देख लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि अमेरिका का जो जहाज हूथी के ऊपर, यमन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यानी एक छोटा सा देश यमन, जिसके ऊपर अभी कल यूके ने और यूएस ने दोनों ने मिलकर बम बरसाया है, अगले ही दिन अमेरिका के जहाज को नुकसान पहुंचा रहा है। इराकी मिलिशिया की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो सीरियन गोलन हाइट जो है उस पर लगातार हो रही है और गोलन हाइट पे इजराइल को लगातार नुकसान हो रहा है, जबकि वहीं के अखबार कह रहे हैं कि लेबनान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी हैं। जिस हिजबुल्लाह के बारे में यह कहा जा रहा था कि अब उनके पास मिसाइलें बची ही नहीं हैं, वो रोज अगर 100-200 मिसाइलें फेंक रहे हैं और उसमें उनके लोग भी मारे जा रहे हैं, उनके मिलिट्री बेसिस का नुकसान हो रहा है, नेवल बेसिस का नुकसान हो रहा है, तो यह आपको मानना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह से इजराइल की लड़ाई जो है वो आसान नहीं है। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम देखें तो जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये, और जो खबर हम पहले से जानते थे, कम से कम मैं तो पहले से बता चुका था। अमेरिका ने एक अल्टीमेटम दिया था 1 महीने का कि 1 महीने में अगर गजा के हालात नहीं सुधरे तो हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे। इस बीच में बुलडोजर भेजना बंद भी किया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हथियार वो भेजना कतई बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब हथियार आते हैं तो उनको कमीशन चलता है और उस कमीशन से उनकी तिजोरियां भरी जाती हैं। तो आज अमेरिका ने कह दिया कि जो कुछ इजराइल ने किया है वहां पर इमदाद को बढ़ाने के लिए हम उससे सेटिस्फाई हैं और वहां पर हथियारों का जाना जारी रहेगा। वैसे जिस दिन देखा गया है, जिस दिन हथियार आते हैं अगले ही दिन इजराइल कोई ना कोई बड़ा जेनोसाइड का कांड करता है गजा में। तो जो अमेरिका खुद इजराइल को जेनोसाइड के लिए लगातार हथियार दे रहा है, वो इमदाद के मामले में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बात कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी वो पूरी नहीं हुई हैं। दूसरे मुल्कों ने भी कहा है, स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान देख लीजिए, और जगहों से भी बयान आए हैं जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि गजा के अंदर हालात एकदम नहीं सुधरे हैं, अभी उस तरह तो कतई नहीं सुधरे हैं जिस तरह की बात अमेरिका कर रहा था। और यहां तक बात आई है कि जो एड आ रहा है, जो इमदाद आ रही है, उसका 80% गजा के लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। यानी अगर 100 बोरी अनाज आ रहा है तो गजा के लोगों के पास सिर्फ 20 बोरी पहुंच पा रहा है। और इससे भी भयानक जो घटना है, इससे भी ज्यादा हौलनाक जो घटना है वो ये है कि कई बार जब लोग लाइन में लगे होते हैं खाना कलेक्ट करने के लिए, इमदाद कलेक्ट करने के लिए, इजराइल जानबूझकर उसी समय रॉकेट फेंकता है, जानबूझकर उसी समय उनके ऊपर बम फेंकता है और लोग जो इमदाद की लाइनों में लगे हुए हैं वो मारे जाते हैं। ये कैरेक्टर है इजराइल का जो अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। वैसे अमेरिका के बारे में यह था कि जब ट्रंप बने थे तो बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी और जिस तरह की बातें ट्रंप ने की थी, मुझे भी एक बारगी लगा
लगा था कि शायद पिछले टर्म से थोड़ा बहुत सीखा हो और इस बार थोड़ा बेहतर हो। लेकिन मैं भूल गया था, फिर मुझे याद आया कि चुनाव चल रहा था अमेरिका में, निक्सन थे एक तरफ और एक तरफ कैनेडी थे। उस समय फिदेल कास्त्रो जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप किसकी जीत चाहते हैं। तो क्यूबा के सदर ने एक बात कही कि भाई, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि जूता किस पैर का है, जूता तो जूता ही होगा। और अमेरिका में कोई दो तरह के लोग नहीं है, अमेरिका में सब एक ही तरह के लोग हैं और सब के सब जायनिस्टों के लिए काम करते हैं। यह बात 1960s में उन्होंने कही थी और यह बात आज फिर साबित हो रही है। ट्रंप के जो सबसे बड़े फाइनेंसर थे, मैरियन एडेल्सन, वो खुद जायनिस्ट हैं, इजरायली हैं और बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक हैं। तो ट्रंप भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर बाइडेन चल रहे थे। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है जो नई नई उनकी घोषणाएं हो रही हैं। जैसे स्टीव विटकॉफ को, जो कि एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मैग्नेट है, वहां पर मकान का काम, रियल एस्टेट का काम, बहुत बड़ा आदमी है, उसको मिडिल ईस्ट का एनवाय बनाया गया है। ये एक ऐसा आदमी है, राजदूत मतलब बनाया गया है, और ये एक ऐसा आदमी है जिसने कभी भी कैरियर डिप्लोमेसी नहीं की है और जिसका एक बयान वायरल हो रहा है, पहले भी शायद मैं दिखा चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। इसने बयान दिया था कि वेस्ट बैंक जैसी कोई चीज नहीं है, वो सब इजराइल का हिस्सा है। आप समझ सकते हैं कि यह आदमी किस कदर इजराइल समर्थक है। ऐसे ही जिसको इजराइल का एम्बेसडर बनाया है, माइक हकाबी, यह भी इजराइल का पक्का वाला समर्थक है। पेंटागन का चीफ जिसको बनाया है, फॉक्स न्यूज का होस्ट है और आर्मी में लंबे समय तक रह चुका है, वो भी इसी टाइप का आदमी है। इसके अलावा भी जिन लोगों की उसने अभी तक भर्ती की है, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो ज्यूइश लॉबी के या फिर आप कहें इजराइल के समर्थक हैं। और क्यों नहीं होंगे, जब आईपैक से इनको करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं, रुपए नहीं डॉलर मिले हैं, तो फिर ये इजराइल का समर्थन कैसे नहीं करेंगे। हां, मस्क को भी उसने मिनिस्टर बना दिया है, जिसका इकलौता काम होगा कि कैसे सरकार को और कम किया जाए, सरकारी कर्मचारियों को और कम किया जाए और अमेरिका का पूरा जो काम है वो चलाया जाए बिजनेस के हिसाब से। तो ये जो फैसले हैं मस्क के, इससे बहुत साफ साफ नजर आता है कि जो जंग रुकने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो उम्मीद फिर से बहुत धुंधली हो गई है। इसीलिए ईरान ने बहुत साफ कहा है, क्योंकि ये जो आदमी है पेंटागन का जिसको चीफ बनाया गया है, फॉक्स न्यूज का जो होस्ट है, ये बहुत बड़ा एंटी ईरानियन है, ये हमेशा ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। तो ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि अगर आप बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब होने वाली नहीं है। और उसकी वजह है, ट्रंप के टाइम से, जब पिछली बार ट्रंप थे, तब से अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है और ईरान भी बहुत बदल चुका है। एक जमाने में ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी कि कोई इसको अपना हथियार ना बेचे। आज पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि कोई ईरान से हथियार ना खरीदे। ईरान ने पिछले 20 सालों में, मैं कहूंगा कि अपने आप को बहुत डेवलप किया है, शानदार हथियार बनाए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप किया है। और अब आप देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था ईरान और रूस के बीच में समझौता हुआ है, उससे ईरान और मजबूत हुआ है, उसकी करेंसी ट्रूली इंटरनेशनल हो गई है। आज रूस में चल रही है, कल चाइना में चलेगी और हो सकता है परसों मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी चलना शुरू हो जाए, उसके कार्ड चलने शुरू हो जाएं और ये उसको और ज्यादा ताकत देगा। उधर सऊदी अरबिया से जिस तरह से ईरान एक तरह का वर्किंग रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी बात हो सकती है। आप जानते ही हैं, कल मैंने बताया था कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने पहली बार इजराइल ने जो कुछ किया है उसको जेनोसाइड का नाम दिया है। इधर नेतन्याहू साहब जो हैं वो टीवी पर बयान जारी कर रहे हैं। टीवी पर बयान वो जारी करते रहते हैं, अपने बंकर में बैठे हुए हैं छुपके, तो वहां ज्यादा काम तो है नहीं, तो आराम से टीवी पर बयान जारी करते रहते हैं। ये बयान ईरान के नाम जारी हुआ है और ईरान के लोगों से उन्होंने कहा है कि खामनेई की जो पूरी की पूरी सत्ता है उसके खिलाफ वो रिवेंज कर दें, उसके खिलाफ एहतजाज करें, उसके खिलाफ सड़कों पे आएं। ये अपील कर रहे हैं नेतन्याहू और कह रहे हैं कि अगर इस बार इजराइल ने हमला किया तो ईरान की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। नेतन्याहू साहब को सबसे पहले चिंता करनी चाहिए अपनी इकॉनमी की, इजराइल की इकॉनमी की। अगर पिछले 2-3 महीने के सिर्फ हम आर्टिकल उठा के देख लें तो अमेरिका से लेके इजरायली अखबारों में लगातार यह कहा जा रहा है कि इजराइल की इकॉनमी बर्बाद हो रही है।
हालत यह है कि इजराइल से लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और यह खबर पहले भी मैंने आपको जेरूसलम पोस्ट के हवाले दिखाई है। आज एक बार और आप देख लीजिए उसके आगे की खबर, और यह तो हमारे हिंदुस्तान के टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही दिया है, इसके अलावा भी दुनिया भर में कवर हुआ है कि लगातार इजराइल से खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, वो इजराइल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस बार जब बजट बना तो स्मॉट्रिच जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा कि $66.6 बिलियन खर्च हुए हैं युद्ध में और आगे भी लगातार इस जंग में खर्चे होंगे। हालत यह तब है जब 73% खर्चा तो अमेरिका उठा रहा है, लेकिन कर्जा तो बढ़ता चला ही जा रहा है। तो इजराइल कर्जे में डूबा हुआ है, उसकी अपनी इकॉनमी बर्बाद है और नेतन्याहू साहब को चिंता सता रही है ईरान की इकॉनमी की। नेतन्याहू साहब बेहतर होता अपने मुल्क के बारे में सोचते, जहां लोग रोज सड़कों पे आ रहे हैं और इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। बेहतर होता अपने जज के बारे में सोचते, अपनी जांच के बारे में सोचते। बेहतर होता कि सोचते कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है, उनके खुद के ऊपर दुनिया भर के करप्शन के आरोप हैं। अगर जंग नहीं हो रही होती तो अभी तक वो शायद जेल में होते। वो ईरान के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ईरान ने मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ और आईएसआईएस के एजेंट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। काफी लोगों को जेल में डाला है, काफी लोगों को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि ईरान जानता है कि ये लोग देश के अंदर बहुत सारा बवाल क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये अंदरूनी सफाई तभी जरूरी हो गई थी जब ईरान के अंदर हानिया को मारा गया था, और यह अच्छी बात है कि वो अंदरूनी सफाई तेजी से कर रहा है। वैसे स्मॉट्रिच की बात आई तो याद आया कि स्मॉट्रिच फ्रांस जाने वाले थे और आखिरी टाइम पे अपने फ्रांस की जो जर्नी है वो कैंसिल कर दी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर स्मॉट्रिच ने। वजह जानते हैं? वजह यह है कि वहां पर कई सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने बाकायदा इनके खिलाफ केस किया था और ये कहा जा रहा था कि फ्रांस में वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो अपनी तो इन लोगों की यह हालत है कि इकॉनमी बर्बाद है, आईसीसी में केस है, आईसीजी में केस है, नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा हुआ है, नेतन्याहू के खुद अपने ऊपर करप्शन और लीकेज वगैरह के दुनिया भर के आरोप लगे हुए हैं। दुनिया भर के जहाज लुफ्तांसा और दूसरे जहाज जो हैं वो इजराइल पहुंच नहीं रहे हैं। टर्की के थ्रू अजरबैजान से तेल आ रहा है, अब टर्की के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि ये तेल जो है भेजना बंद कर दें। अपनी हालत यह है और ईरान को नसीहत दे रहे हैं। ईरान के लोग और ईरान की आर्मी समय आने पर इसका ठीक ठाक जवाब देगी। अभी तो लेबनान, हूथी, हमास और इराकी जो मिलिशिया है वो इजराइल को लगातार कमजोर कर रहा है। और यकीन जानिए कि ईरान अभी भी अगर ये कहता है और करता है कि हम उस पर एक और हमला करेंगे, तो इजराइल के लिए इस हमले को झेल पाना पूरे अमेरिकन सपोर्ट के बावजूद आसान नहीं होगा। ट्रंप से जैसे जैसे उम्मीदें कम हो रही हैं, बहुत साफ लग रहा है कि ये जंगें फिलहाल रुकने वाली नहीं। हालांकि ट्रंप अभी भी लगातार यही कह रहे हैं कि कुर्सी पर मेरे बैठने से पहले यानी 20 जनवरी से पहले ये सारी जंगें खत्म हो जाएं, लेकिन जिस तरह के डिसीजन वो ले रहे हैं उसमें यह बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा है। जंग खत्म करने के लिए जरूरी था कि खुले दिल और खुले दिमाग वाले लोगों को मिडिल ईस्ट के काम पर लगाया जाता। वही लोग दोनों तरफ से बात करके रियलिस्टिक कंडीशंस के हिसाब से सीज फायर कर सकते थे। जिस तरह के लोगों को लगाया गया है वो तो इजराइल के अंधे समर्थक हैं और वो किसी भी हाल में सीज फायर नहीं करने देंगे, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता है सीज फायर होने। वो चाहता है कि जंग चलती रहे ताकि उसकी कुर्सी बनी रहे। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो ये हैं कि जंग कभी भी कहीं भी तेज हो सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच में जो जंग लगातार चल रही है उसमें इजराइल का भी लगातार नुकसान हो रहा है और लेबनान में घरों के ऊपर लगातार हमला होने से आम शहरियों को नुकसान हो रहा है। आम शहरी लगातार मारे जा रहे हैं और बेघर हो रहे हैं। इधर गजा के अंदर लगातार तबाही जारी है। इमदाद पहुंचना थोड़ा शुरू हुई है, थोड़ी इमदाद पहुंची है, लेकिन जरूरत से यह बहुत कम है। हमास अब भी फाइट कर रहा है। इराकी मिलिशिया और यमन के हूथी नाक में दम किए हुए हैं इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के। और इन हालात में एक जरा सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट और इसके बहाने पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। हम तो यही चाहेंगे ऐसी आग ना लगे। हम तो यही चाहेंगे कि वहां पर शांति हो जाए, वहां पर
अमन हो जाए और वहां लोग चैन से रह सकें। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल भी यही चाहता है। अब जो होगा, जैसा होगा, जब होगा, मैं लगातार अपडेट कर ही रहा हूं, करता ही रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर पसंद आते हैं तो इनको दूर तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है हमारी मदद करनी चाहिए, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो आप हमारे पिन कमेंट या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जो 3 रुपए रोज से भी कम की है। सीधे हमें मदद कर सकते हैं या फिर जैसे चाहें। और अगर कुछ ना करना चाहें तो कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लें अगर अब तक ना किया हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।